जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश टेट परीक्षा वर्ग 2 गणित का एग्ज़ाम आपका हाल ही में होने वाला है और उसी के मद्देनज़र मैं आपके लिए ये वीडियो लेक्चर लाया हूं, जिसमें मैं चतुर्भुज को बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, चतुर्भुज में हम काफ़ी चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन जो टेट परीक्षा का सिलेबस है, जो आपके एग्ज़ाम का सिलेबस है, उसके लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इन लेक्चर में कवर की जाएंगी। सबसे पहले बेसिक को समझाया जाएगा लेक्चर के पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में अलग अलग चतुर्भुजों की विशेषताएं समझाई जाएंगी, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है उसके सिलेबस में स्पेशली चतुर्भुज की रचना से संबंधित सवालों के बारे में भी जिक्र किया गया है। और पिछली टेट परीक्षाओं में भी चतुर्भुज, त्रिभुज, इनकी रचना से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। क्योंकि ऐसे प्रश्न किसी दूसरी परीक्षा में कभी नहीं पूछे जाते, इसलिए चतुर्भुज या त्रिभुज की रचना से संबंधित सवाल आपको किताबों में भी नहीं मिलते हैं। ना ही कोई इसको इस तरीके से पढ़ाता है जिस तरीके से ये टेट परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप ये लेक्चर पूरा ज़रूर देखिए। पहले लेक्चर में हम बेसिक पढ़ाएंगे और चतुर्भुज की अलग अलग चतुर्भुज की जो विशेषता हैं उनसे भी काफ़ी सवाल बनते हैं, तो वो पढ़ाएंगे। दूसरा लेक्चर आपका एक 10 मिनट का लेक्चर रहेगा, जिसमें हम चतुर्भुज की रचना से संबंधित कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, चतुर्भुज। दोस्तों, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो इसको आखिरी तक जरूर देखिएगा। पूरे लेसन इसके ख़त्म करके ही छोड़िएगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगा, कंसेप्चुअल बिल्कुल शुरुआती 3-4 लेक्चर रहेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल की परिभाषा से। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो इसकी दोस्तों बेसिक डेफिनेशन ये है कि 4 बिंदुओं को मिलाकर बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं यदि उनमें से 3 बिंदु असंरेखीय हों। असंरेखीय का मतलब हो एक लाइन में ना हो, कोई 3 बिंदु एक लाइन में ना हो। हमने जैसे यहाँ पर 2 बिंदु समूह लिए हैं, एक ये यहाँ पर 4 बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। ये चारों बिंदु आपके किस तरीके के हैं? असंरेखीय हैं। एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, एक ये 4 है, ठीक है। चारों असंरेखीय हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 4 बिंदु दिए गए इनमें ये 3 बिंदु है, ये एक ही रेखा पे संरेखीय है। अगर हम इनको मिलाएंगे, मिला तो बहुत सारे तरीकों से सकते हैं। पहली बात, हम ऐसे मिला दें, ये लो, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया तो मिल गए चारों। लेकिन बंद आकृति बनानी होती है। कैसे बनाएंगे? इस तरीके से बनाएंगे। हमने इन 4 बिंदुओं को मिला दिया, ठीक है। ये हमने मिला दिया इनको, तो ये चतुर्भुज बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 बिंदु एक ही रेखा में तो थे, तो हमने इन बिंदुओं को मिलाया तो यह एक रेखा बनी, और इससे इसको बंद किया तो एक त्रिभुज बन गया। इससे चतुर्भुज नहीं बन रहा है। तो चतुर्भुज की परिभाषा क्या हो गई कि 4 बिंदु होने चाहिए, लेकिन कोई 3 बिंदु संरेखीय नहीं होने चाहिए, असंरेखीय ही होने चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों, इन चतुर्भुज में किसको क्या बोलते हैं ये आप समझ लो। ये जो बिंदु हैं दोस्तों, जिनको मिलाने से चतुर्भुज बना है, इनको हम शीर्ष कहते हैं। चतुर्भुज के शीर्ष या फिर वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये 4 होते हैं क्योंकि 4 बिंदुओं से मिलाकर बना है। 4 भुजाएं होती हैं, इनको भुजाएं बोलते हैं। 2 बिंदुओं को मिलाने से ये जो साइड बनती है इसको भुजा बोलते हैं। ये आपकी भुजा है, ठीक है। अगर दोस्तों हम आमने सामने के बिंदुओं को मिला दें तो इस तरीके से मिलाने से जो लंबाई हमको मिलेगी उसको हम विकर्ण बोलते हैं। 4 भुजाएं हो जाएंगी, विकर्ण कितने हो जाएंगे? 2 विकर्ण हो जाएंगे। तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष, 4 भुजाएं और 2 विकर्ण होते हैं। अब हम बढ़ते हैं ये चतुर्भुजों के प्रकार पर। दोस्तों, कई तरीके से हम चतुर्भुजों के प्रकारों को बांट सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 तरीके से वर्गीकरण किया है। पहला वर्गीकरण है दोस्तों, चतुर्भुज के प्रकार हमने बताए हैं 2 तरीके से। पहला वर्गीकरण जो है वह वर्गीकरण है
दो प्रकार में, उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज। जब हम बहुभुज पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने पढ़ा था उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। उसी तरीके से यहाँ पर है उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है थोड़ा समझ लें हम। ये देखिए दोस्तों, उत्तल चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसके अंदर के सारे कोण, 4 कोण होते हैं अंदर के, सभी कोण 180 डिग्री से छोटे होते हैं, उसको हम उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? उत्तल चतुर्भुज। ठीक है, अंदर के चारों कोण, ये कोण, सारे कोण आपके क्या हैं? 180 डिग्री से कम के हैं। लेकिन दोस्तों जो अवतल चतुर्भुज होता है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, उसमें क्या होता है, एक कोण कोई एक कोण आपका 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। जैसे इस आकृति में कोण C आपका 180 से ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, गौर से देख सकते हैं इसको। ये जो कोण C है ये 180 से ज़्यादा है, बाकी सारे कोण 180 से छोटे हैं, तो इसको हम अवतल चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो दो तरीके के होते हैं दोस्तों। ऐसा कोई भी चतुर्भुज नहीं हो सकता जिसमें कोई कोण 180 डिग्री का हो, क्योंकि 180 डिग्री का होगा तो ये देखो इस तरीके की स्थिति बन जाएगी, ये तो वो तो चतुर्भुज होगा नहीं, वो त्रिभुज होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्गीकरण दूसरा वर्गीकरण क्या है। यहाँ पर हम चतुर्भुजों की भुजाओं के समांतर या फिर असमांतर होने के आधार पर उसका वर्गीकरण कर रहे हैं। एक होता है दोस्तों समांतर चतुर्भुज, यहाँ इस आधार पर हम 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, केवल और केवल 3 प्रकार से। ठीक है, एक होता है समांतर चतुर्भुज जिसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं, दूसरा समलंब चतुर्भुज जिसको ट्रेपेजियम बोलते हैं, और तीसरा अनियमित चतुर्भुज इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। दोस्तों जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, आमने सामने वाली भुजाएं। आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? एक दूसरे के समांतर। जो समलंब चतुर्भुज होता है उनमें कोई एक पेयर, आमने सामने की 4 भुजाएं होती हैं, उनमें से कोई एक पेयर समांतर होता है, दूसरा पेयर समांतर नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम कहते हैं। अनियमित चतुर्भुज यानी कि कोई भी पेयर, जो 2 पेयर होंगे आमने सामने की भुजाओं वाले, एक भी पेयर आपका समांतर नहीं होगा, उसको हम अनियमित चतुर्भुज कहेंगे। अब दोस्तों इसी में थोड़ा और आगे का वर्गीकरण है, वह वर्गीकरण है समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज को भी दोस्तों 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है? 3 हिस्सों में। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज समझ लें। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। दोस्तों अगर आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी तो एक ही कंडीशन पे हो पाएंगी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हों। ये वाली भुजा इसके बराबर होती है, बराबर का चिन्ह है। एक जैसा चिन्ह हम 2 भुजाओं पे लगा देते हैं, यानी वो दोनों भुजाएं बराबर हैं। फिर यहाँ पर हमने डबल चिन्ह लगा दिया दूसरी इन 2 भुजाओं पे, यानी ये दोनों भुजाएं भी बराबर हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं, उनको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो समांतर चतुर्भुज, खुद में समांतर चतुर्भुज वैसे देखा जाए 4 प्रकार के होते हैं। एक तो ये जनरल समांतर चतुर्भुज। अब इसमें कुछ स्पेशल टाइप और होते हैं, जैसे आयत क्या होता है दोस्तों? अगर सारे कोण 90 डिग्री के हों, कोई भी एक कोण 90 का होगा तो ये बाकी सारे कोण भी 90 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर सारे कोण 90 डिग्री के हैं, ऐसा समांतर चतुर्भुज, उसको हम आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं इसमें भी। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो संलग्न भुजाएं, संलग्न यानी कि एक दूसरे से जुड़ी हुई, संलग्न, ठीक है, ये बराबर हों ऐसा जरूरी नहीं होता आयत में। ठीक है, तो उसको हम आयत बोलते हैं। समचतुर्भुज ऐसा होता है कि ये जो कोण होता है भीतर का कोण, ये जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री हो, ये 90 डिग्री नहीं है, लेकिन ये जो भुजाएं हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज तो है ही, समांतर तो है ही भुजाएं, साथ ही साथ चारों भुजाएं बराबर भी हैं, लेकिन ये कोण 90 डिग्री नहीं है, तो इसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। और वर्ग ऐसे समचतुर्भुज को कहते हैं जिसका ये वाला कोण 90 डिग्री होता है, उसको हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सी बार तो इन्हीं पर प्रश्न आ जाता है। कैसे? ये आ जाता है वर्ग क्या है, तो वर्ग एक तरीके का समांतर चतुर्भुज है, साथ ही साथ वर्ग समचतुर्भुज भी है। ठीक है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं और समांतर हैं, तो समचतुर्भुज की भी परिभाषा में आ रहा है। अब जैसे वर्ग के बारे में पूछ दे, वर्ग ये जो वर्ग है वो एक तरीके का आयत भी है। ठीक है, आयत की भी परिभाषा में आ रहा है, समचतुर्भुज की भी परिभाषा में आ रहा है, समांतर चतुर्भुज की भी परिभाषा में आ रहा है। ऐसे ही जो समचतुर्भुज है वो आपका समांतर चतुर्भुज भी होता है, लेकिन वर्ग नहीं होता, आयत नहीं होता। ठीक है, इस तरीके के भी प्रश्न कभी कभी टेट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम इनके विकर्णों पर आते हैं।
दोस्तों वैसे तो हम क्या है, जब आगे इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे तो हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे, आयत का अलग, समचतुर्भुज का अलग, वर्ग का अलग, इनके क्षेत्रफल के लिए अलग, इस तरीके से हम चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन अभी इसमें हम क्या है, थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भी आपको कभी भी भूलना ही नहीं है, उनको देख लेते हैं। जैसे कि आयत की एक प्रॉपर्टी देख लें, आयत की ये विकर्णों की प्रॉपर्टी देख लें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो विकर्ण होते हैं वो वर्ग में और आयत में बराबर लंबाई के होते हैं। दो विकर्ण होते हैं, ये वाला विकर्ण और ये वाला, वर्ग और आयत में बराबर लंबाई के होते हैं। और समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में विकर्ण असमान लंबाई के होते हैं। आप खुद देखो, ये वाला विकर्ण थोड़ा लंबा है, ये वाला विकर्ण छोटा दिख रहा है, ठीक है, ये असमान लंबाई के होते हैं। लेकिन इन चारों में ही विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर हिस्सों में विभाजित करते हैं विकर्ण एक दूसरे को। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो विकर्ण होते हैं ना, समचतुर्भुज, यानी ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाएं बराबर हैं, उसके विकर्ण एक दूसरे को लंबवत भी काटते हैं। जैसे ये जो समचतुर्भुज है ना, इसकी जो भुजाएं हैं ये बराबर हैं, ऐसे ही वर्ग में भी भुजाएं बराबर हैं, तो इनके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इनके जो विकर्ण हैं, डायगोनल हैं, ये परपेंडिकुलर नहीं होते समांतर चतुर्भुज और आयत के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसको हमेशा याद रखना है, ये आपको आगे बहुत काम देगा। अभी दोस्तों आपको ये जो छोटी छोटी बातें लग रही होंगी, हो सकता है, लेकिन ये बाद में कंसेप्ट बिल्डिंग और सवालों को, बड़े बड़े सवालों को हल करने में बहुत मदद करेंगी। आप बिल्कुल मेरे साथ इस कोर्स को कंप्लीट कीजिए, बहुत मजा आने वाला है। पहला क्वेश्चन दोस्तों एक हम देख लेते हैं कि किसी चतुर्भुज को एक सरल रेखा अधिकतम कितने बिंदुओं पर काट सकती है। किसी चतुर्भुज को एक सरल रेखा अधिकतम कितने बिंदुओं पर काट सकती है। हमने थोड़ा बेसिक समझ लिया, अब 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे, फिर अगला लेसन पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चतुर्भुज को एक सरल रेखा कितने, 1 2 3 4। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करता है बच्चा, जो भोला बच्चा होता है, वो क्या दिक्कत होती है उसके साथ में, वो एक चतुर्भुज बनाता है, सीधे एक चतुर्भुज बनाया उसने, फिर एक सरल रेखा से काटने की कोशिश करी, ये एक बार काट दिया, ये काट दिया, यहाँ पर भी 2 बिंदुओं पर काट रहा है, यहाँ पर भी 2 बिंदुओं पर, और ऐसे आड़े तिरछे बहुत सी बार काटने की कोशिश करी, हमेशा 2 ही बिंदुओं पर काट रहा है, तो वो आंसर 2 लगा आता है। लेकिन दोस्तों जो थोड़ा सा भी एडवांस बच्चा है वो क्या करता है, वो जानता है कि चतुर्भुज 2 प्रकार के होते हैं, इसीलिए मैंने शुरू में पढ़ाया था चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका उत्तल चतुर्भुज, एक होता है अवतल चतुर्भुज। वो कहेगा चतुर्भुज की बात की गई है, यानी चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है, अवतल भी उत्तल भी, तो वो अवतल चतुर्भुज भी बनाएगा। ये वाला तो बनाए उसने, कहा ये वाला तो चलो 2 बिंदुओं पे काट रहा है, अवतल भी उसने बनाया, अवतल पे फिर उसने एक एम लाइन खींची जो कि 2 बिंदुओं पर काट रही है, फिर एक एन लाइन खींची जो कि 3 बिंदुओं पर काट रही थी, फिर उसने एक एल लाइन खींची जो 4 बिंदुओं पर काट रही थी। तो उसको पता चल गया कि जो रेखा है, जो एक लाइन है, वो किसी चतुर्भुज को अधिकतम 4 बिंदुओं पर काट सकती है, और वो अपना 1 नंबर पक्का कर लेता है एडवांस बच्चा। तो यही एडवांस टेक्नोलॉजी हमको सीखनी है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें A और B 2 संलग्न कोण समान है, तो यह समांतर चतुर्भुज निम्न में से कौन सा होगा। दोस्तों क्या कहा जा रहा है, वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, A और C दोनों। तो क्या बोला गया दोस्तों, यहाँ देखो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है, वर्ग, आयत, ये हो सकते हैं। 2 संलग्न कोण समान है, संलग्न यानी एक दूसरे से लगे हुए कोण, ये। तो दोस्तों यहाँ देखो, ये वर्ग है, यहाँ पर सारे कोण 90-90 होते हैं, तो संलग्न कोण बराबर होते हैं, तो वर्ग आपका आंसर हो जाएगा। आयत है, यहाँ पर भी सभी कोण 90-90 होते हैं, तो एक दूसरे से लगे हुए कोण भी कितने 90-90 यानी बराबर है, तो ये आयत भी आंसर हो सकता है। एक ऑप्शन समचतुर्भुज दिया, समचतुर्भुज में दोस्तों ये जो एक दूसरे के पास वाले कोण है ये बराबर नहीं होते। ये देखो छोटा दिख रहा है, ये अधिक कोण दिख रहा है, ये न्यून कोण दिख रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये बराबर नहीं होते, समचतुर्भुज आंसर नहीं होगा, वर्ग और आयत आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा, A और C दोनों। समचतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। बाद में प्रॉपर्टी अच्छे से देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तथा परस्पर लंबवत हैं लेकिन लंबाई में असमान है, तो चतुर्भुज कैसा होगा। दोस्तों एक एक करके यहाँ पे पॉइंट देखेंगे। एक चतुर्भुज है और उसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। दोस्तों अगर विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज कैसा हो गया, समांतर चतुर्भुज हुआ। लेकिन सीधे समांतर ही आंसर नहीं लगाना, समांतर में तो बहुत सारे टाइप होते हैं, वर्ग होता है, आयत होता है, समचतुर्भुज होता है, यानी सबलम हट गया। दोस्तों विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, इसका मतलब है समांतर चतुर्भुज। परस्पर लंबवत भी हैं
परस्पर लंबवत भी हैं। दोस्तों लंबवत कब होते हैं? लंबवत हमेशा यानी परपेंडिकुलर हमेशा तब होते हैं जब समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी या तो समचतुर्भुज आंसर होगा या वर्ग आंसर होगा। आयत भी हट गया, ए और सी। अब हम तीसरा बिंदु पढ़ते हैं। तीसरा बिंदु कहता है लेकिन लंबाई में असमान है। कौन लंबाई में असमान है? वो विकर्ण, वो डायगोनल लेंथ में इक्वल नहीं है। जब डायगोनल आपके लेंथ में इक्वल नहीं है यानी वर्ग नहीं है, वर्ग और आयत में लेंथ में इक्वल होते हैं डायगोनल, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज हो जाएगा। इस तरीके से जो प्रॉपर्टी अगर आपके दिमाग में याद रहेंगी तो ऐसे सवाल आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर नहीं कर सकते। इस लेक्चर में हम विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों की विशेषताएं पढ़ेंगे। ये विशेषताएं कभी कभी सीधे सीधे प्रश्न के तौर पर पूछ दी जाती हैं या फिर एक या दो स्टेप इनका इन विशेषताओं से संबंधित होता है और फिर हमारा आंसर निकल आता है। अगला जो लेक्चर होगा वो चतुर्भुज की रचना को लेकर होगा और ये लेक्चर मैंने स्पेशली मध्य प्रदेश टेट परीक्षा के लिए बनाया है, क्योंकि चतुर्भुज की रचना से संबंधित प्रश्न केवल इसी परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके सिलेबस में इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, अब आते हैं इस लेक्चर पे जहां पर हम विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों की विशेषताएं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बराबर भी हों। अगर बराबर होंगी तो वह समचतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, इसके देखो दोस्तों, इसकी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं की ओर हम थोड़ा ध्यान दें तो विपरीत कोण समान होते हैं। विपरीत जैसे ये कोण P कोण R के समान होगा, ये कोण Q कोण S के समान होगा। ये मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर लें क्योंकि ये लेक्चर आपको बिल्कुल रट लेना है बिल्कुल। ठीक है, संलग्न कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी जो पास पास के एंगल हैं, जैसे संलग्न यानी एक दूसरे से जुड़े हुए कोण। जैसे ये वाला एक कोण है, इसकी एक भुजा और ये वाला एक कोण, इन दोनों की एक भुजा कॉमन है यानी जुड़े हुए हैं इस भुजा के माध्यम से ये दो कोण। तो ये दो कोण दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए हैं। दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक छेदी रेखा PQ काट रही है, उसके बीच में बने हैं। तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा? 180 अंतः कोणों के हिसाब से हो जाएगा कि नहीं? 180 जोड़ हो जाएगा। ऐसे ही P और Q का जोड़ 180 हो जाएगा, Q और R का जोड़ 180 हो जाएगा, R और S का जोड़ 180 हो जाएगा, S और P का जोड़ 180 हो जाएगा। 4 जोड़े बनेंगे संलग्न कोणों के। यहाँ पर मैंने 2 ही लिखे हैं या डैश डैश लगा दिया, यानी 4 जोड़े हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि जरूरी नहीं है कि विकर्ण 90 डिग्री पर काटें। ठीक है, अगर 90 डिग्री पर विकर्ण काटते हैं तो वह या तो समचतुर्भुज होगा या फिर वर्ग होगा। 90 डिग्री पर केवल उसी चतुर्भुज के कोण एक दूसरे को काटते हैं जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर चारों भुजाएं बराबर नहीं हैं तो उनके विकर्ण 90 डिग्री पर नहीं काटेंगे। ठीक है, अगला बिंदु, विकर्ण चतुर्भुज को 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है। ये वाला एक विकर्ण है, इसने 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट दिया, एक ये और एक ये। ये वाला विकर्ण है, इसने एक ये और एक ये 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट दिया। इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है लेकिन इसका यूज क्षेत्रफल निकालने के तौर पर होता है, क्योंकि क्षेत्रफल क्या है, ये अगर सर्वांगसम त्रिभुज हो गए दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, बीच में से इसने फिर समद्विभाजित कर लिया यानी इन चारों हिस्सों का क्षेत्रफल बराबर होगा, ऐसा रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने लिखी है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इन पर डायरेक्ट प्रश्न आ जाते हैं। दोस्तों अगर आपके विकर्ण बराबर होंगे तो या तो वर्ग होगा या आयत, यानी जहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है वहाँ पर विकर्ण बराबर होते हैं। और विकर्ण लंबवत कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा समांतर चतुर्भुज वहाँ पर आपके विकर्ण लंबवत होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और बहुत यूज़ होने वाली हैं और सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। पहले वो क्या है, विशेषताएं पढ़ते समय अपने दिमाग में माइंडसेट में कुछ ऐसी ट्रिक नहीं बिठाते जिससे उनको हमेशा याद रहे। फिर बाद में वही समांतर में ऐसा होता था कि सम में ऐसा होता था कि किस में ऐसा होता था, ऐसा घूम फिर जाते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों विकर्ण बराबर नहीं है तो वो समांतर चतुर्भुज होगा या समचतुर्भुज होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसकी बहुत सारी विशेषताएं बची हैं दोस्तों। जितनी भी विशेषताएं समांतर चतुर्भुज की होंगी वो विशेषताएं सारे चतुर्भुजों की होंगी, आपकी समचतुर्भुज की भी, आयत की भी, वर्ग की भी, क्योंकि ये सभी आपके समांतर चतुर्भुज के ही प्रकार हैं। तो इसके और भी देख लेते हैं दोस्तों। ये वाला एक ये विशेषता है, ये क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन के तौर पर पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने इस विशेषता को यहाँ पर लिख दिया है। कोणों को विपरीत करने वाली रेखाएं मिलकर आयत बनाती हैं। कोणों को विभाजित करने वाली
यानी कोणार्धक। ये जैसे कोण है, इसको विभाजित करने वाली रेखा ये ऐसी चली गई, यहाँ से एक और ये कोण आर को विभाजित करने वाली ये डैश डैश लाइन करके मैंने बनाई है, हर एक कोण को विभाजित करके कोणार्धक बना दिए हैं। ये सभी एक दूसरे को काटते हैं तो ये इस तरीके से आयत की आकृति बनती है। यहाँ पर चित्र में ABCD जो बना है वो आयत है, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर समचतुर्भुज होता तो उसके जो विकर्ण होते हैं वो खुद में ही कोणार्धक होते हैं। तो ये दोनों ऐसे करके ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समपाती होती, तो एक ऐसी लाइन खिंचती है अगर समचतुर्भुज होता है, और एक ऐसी, यानी कुछ बनता ही नहीं, एक बिंदु पर कट कर जाते वो सभी कोणार्धक। इससे हमको एक चीज़ और समझ में आई है जो गलती बहुत सी बार बच्चे कर देते हैं। क्या? वो जैसे यहाँ पर कुछ भी ऐसे समांतर चतुर्भुज बना है, ठीक है, वो समचतुर्भुज या वर्ग नहीं है, आयत या समांतर चतुर्भुज बना है, उनको ये लगता है कि जो विकर्ण है वो बराबर डिग्री के कोणों में बांट देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? विकर्ण कोणार्धक नहीं होता, देखो इस चित्र से हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसी गलती सवाल हल करते समय बहुत सी बार बच्चे कर जाते हैं, और मैंने ऐसे सवाल लिए भी हैं आगे, ठीक है, जो 5वां लेक्चर होगा उसमें आपको दिखेंगे। अब दोस्तों, विकर्णों के वर्गों का जोड़ इनकी सभी भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये रट लेना है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। विकर्णों के वर्गों का जो जोड़ है इसकी सभी भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। विकर्ण PR और QS इनके वर्गों का जोड़ बाकी सारी भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको पता है PQ बराबर SR होता है, तो हम PQ SR की RS की जगह PQ लिख सकते हैं। ऐसे ही QR बराबर आपका क्या होता है? SP होता है, ठीक है, तो हम PS की जगह भी QR लिख सकते हैं। तो ऐसे हम करके इस तरीके से ये दो और फार्मूले टाइप के बना लिए, ठीक है। अब दोस्तों, ये दो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी हैं, ये इसलिए लिखी हैं क्योंकि इन पर सीधे सवाल आता है और इनका ज़्यादा प्रयोग नहीं है। कैसे सवाल आ जाता है? ऐसे आ जाता है कि अगर किसी वृत्त के अंदर एक समांतर चतुर्भुज बनाया जाए तो वो चतुर्भुज कैसा होगा? तो दोस्तों, वो चतुर्भुज हमेशा आयत होता है। वृत्त के अंदर अगर आपने समांतर चतुर्भुज बनाया है तो वो हमेशा क्या होगा? एक आयत होगा, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि आयत है तो क्या वर्ग नहीं हो सकता? वर्ग भी हो सकता है, आयत एक तरीके का वर्ग होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कंसीडर करना है, ठीक है। आयत के अंदर ही वर्ग आ जाता है, बस ये है कि समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज नहीं बनेगा वृत्त के अंदर। अगर वृत्त के बाहर आपने बनाया, बाहर कोई समांतर चतुर्भुज बनाया तो वो हमेशा समचतुर्भुज होगा। कैसा होगा? सम। जैसे ये वृत्त बनाया, इसके बाहर आपने बना दिया, ठीक है, तो वो क्या बनेगा? आपका हमेशा समचतुर्भुज बनेगा। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि वृत्त के अंदर बना हुआ समांतर चतुर्भुज क्या होता है? उनका आंसर आयत। वृत्त के बाहर बना हुआ समांतर चतुर्भुज क्या होता है? आंसर समचतुर्भुज, ऐसे करके, ठीक है। समचतुर्भुज की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। अब दोस्तों, जितनी भी समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं थी वो सभी समचतुर्भुज की हो जाएंगी, बस ये वाली नहीं होंगी कि मतलब अब विकर्ण एक दूसरे को 90 जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री पर काटें। अगर 90 पे काटेंगे तो वो समचतुर्भुज होता है, कुछ विशेषताएं छोड़ के। विकर्ण बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, विकर्ण ये बड़ा होगा, यहाँ पर अधिक कोण होगा तो ये बड़ा विकर्ण होगा, ये छोटा विकर्ण होगा। अगर विकर्ण बराबर हो जाते हैं तो ऐसे समचतुर्भुज को हम वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। यानी वर्ग भी समचतुर्भुज का एक हिस्सा है। तो देखो, यहाँ पर मैंने ये बना दिया है, इससे आप याद रखें क्या, कि समांतर चतुर्भुज जो होता है उसका ही एक भाग होता है, मतलब उसका एक प्रकार होता है समचतुर्भुज, अगर भुजाएं बराबर हो जाएं, ठीक है। और अगर विकर्ण भी बराबर हो जाएं तो उस समचतुर्भुज को वर्ग कहने लगते हैं। यानी वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है और वर्ग एक समचतुर्भुज भी है। तो इस पर पता है बड़ा घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे? सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज हो सकते हैं? मैंने कहा नहीं हो सकते सभी, लेकिन ऐसे बोल रहे हैं कि सभी समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। ऐसे बोल रहे हैं कि सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। हाँ, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। ऐसे याद रखो कि ये दादाजी हैं, ये पिताजी हैं और ये बेटा है, ठीक है। तो बेटा को तो पूरे इनसे लक्षण आएंगे ही, और ये दादाजी, इस तरीके से हम थोड़ा याद रख सकते हैं। दूसरा दोस्तों, विकर्ण कोण समद्विभाजक भी होते हैं। विकर्ण जो है वो कोण समद्विभाजक यानी कोणार्धक भी होते हैं। ये कोणार्धक ही होंगे। ये विकर्ण यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। जरूरी नहीं समचतुर्भुज एक वर्ग हो, परंतु सारे वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। वही जो मैंने अभी समझाया ना,
समांतर चतुर्भुज के विकर्ण यदि 90 डिग्री पर काटें तो यह समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज की परिभाषा को भी अलग अलग तरीके से सवालों में पूछा जाता है, ठीक है। तो वही मैंने लिख दी है कि समांतर चतुर्भुज के अगर विकर्ण 90 डिग्री पर काट रहे हैं तो वह समचतुर्भुज होता है, ठीक है। और वो वर्ग भी हो सकता है, लेकिन सारे वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, इसलिए हम केवल एक ही लाइन लिख देंगे, उससे भी अपना क्लियर हो जाएगा। अपन ऐसा नहीं सोचें कि नहीं वो समचतुर्भुज होगा, अरे वो वर्ग भी तो हो सकता है। अगर केवल समचतुर्भुज लिखा है तो भी सही है, क्योंकि वर्ग समचतुर्भुज के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यदि समचतुर्भुज के विकर्ण समान हो तो वह एक वर्ग होता है। अगर उनके विकर्ण बराबर हो जाए ना समचतुर्भुज के, तो उसको विकर्ण, तो क्या कहेंगे, उसको वर्ग कहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे। और थोड़ा मतलब होता क्या है, अभी मैंने समझा दिया, नहीं दिमाग में आया, आप एक बार शांति से इसको ज़रूर कर लें, इसको नहीं ठीक है। सबलम चतुर्भुज की विशेषताएं। सबलम चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती हैं, दो समांतर नहीं होती हैं, ठीक है। ये दो समांतर हैं, ये एक त्रिअक्षेदी रेखा खिंच रही है, तो कोण डी और कोण ए का जोड़ 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही कोण सी और कोण बी का जोड़ 180 हो जाएगा। लेकिन कोण सी और कोण डी का जोड़ 180 नहीं होगा, क्योंकि ये दो समांतर नहीं। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों चीज़ें में लिख दी। अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल रट लेना है इसको। विकर्णों के वर्गों का जोड़ किसके बराबर होता है? जो विकर्णों के वर्गों का जोड़ है वह असमांतर भुजाओं के वर्गों के जोड़ प्लस 2 गुणा समांतर भुजाओं के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे ये विकर्ण AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? असमांतर भुजाओं के वर्गों का जोड़ AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 गुणा AB गुणा CD, इसके बराबर हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कोई दो चीज़ मिसिंग कर देंगे, एक चीज़ मिसिंग कर देंगे, ऐसा प्रश्न बन सकता है। अब ये क्या है, देखो ये चतुर्भुज की रचना से भी संबंधित है, इसलिए ये टेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ये लेक्चर। अगर आप टेट परीक्षा देने जा रहे हो दोस्तों, तो शुरुआत के 5 लेक्चर देख लीजिएगा, उसके अलावा कहीं से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आगे के जो एडवांस के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो आपके SSC CGL के एग्जाम के लिए होंगे, वो टेट परीक्षा वालों के लिए नहीं होंगे, ठीक है। टेट परीक्षा में ये वाला चैप्टर और इसके आगे एक चैप्टर और क्षेत्रफल वाला चैप्टर, इनमें से ही आ जाएगा और कहीं से नहीं पूछाएंगे वो, ठीक है। मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृति, इस पर सीधे सीधे प्रश्न आ जाता है। कैसे आ जाता है? प्रश्न आ गया कि एक चतुर्भुज है, किसी भी चतुर्भुज के अगर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है। तो दोस्तों कोई भी चतुर्भुज हो, उसके अगर तुमने भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया है ऐसे करके क्रमशः, तो हमेशा एक समांतर चतुर्भुज बनता है। कैसा चतुर्भुज बनता है? समांतर चतुर्भुज। अब दोस्तों अगर बाहर वाला चतुर्भुज पहले से ही समांतर चतुर्भुज है और उसके आपने मध्य बिंदुओं को मिला दिया तो कैसा चतुर्भुज बनता है? तो भी समांतर चतुर्भुज बनता है। ये याद कर लेना बिल्कुल। अगर दोस्तों आयत के ही भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया तो इस प्रकार से जो चतुर्भुज बनता है वो समचतुर्भुज बनता है। ऐसे ही अगर आपने समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर कोई चतुर्भुज बनाया तो वो आयत बनता है, और वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाया तो वर्ग बनेगा। और जो क्षेत्रफल होता है, जैसे इस वाले का, जैसे ये भीतर वाले का क्षेत्रफल दे दिया है 20 मीटर स्क्वायर, तो बाहर वाले का हो जाएगा 40 मीटर स्क्वायर। भीतर वाले का क्षेत्रफल बिल्कुल आधा हो जाता है किसी भी कंडीशन में। अब दोस्तों इसको याद कैसे करना है? बिल्कुल रट लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो कैसे क्वेश्चन आएगा? पहले बाहर एक समांतर चतुर्भुज बना देंगे, उसके मध्य बिंदुओं को बुलाएंगे, फिर उसके भीतर के चतुर्भुज के फिर मध्य बिंदु बुलाएंगे, फिर बुलाएंगे, ऐसे 4-5 स्टेप में कर देंगे, और भीतर कहीं किसी एक का क्षेत्रफल दे देंगे और किसी बाहर वाले का क्षेत्रफल पूछ लेंगे। ऐसे करके हमको लगेगा बहुत कठिन क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पहले याद होना चाहिए। या फिर मान लो ऐसे ही बनाते चले गए और लास्ट में 5वें नंबर का एक बना दिया और पूछ दिया ये क्या है, आयत है, वर्ग है, क्या है, ठीक है। तो वो हमको क्रम से याद होना चाहिए। आपको केवल इतना याद रखना है कि आयत से समचतुर्भुज बनता है, केवल इतना याद रख लो। और यहाँ उल्टा पुल्टी सही है कि समचतुर्भुज से आयत बनता है। जैसे आप ये याद रख लोगे कि आयत से समचतुर्भुज बनता है और समचतुर्भुज से आयत, ठीक है, और बाकी सब से सेम, समांतर से समांतर, वर्ग से वर्ग। आपको चारों चीज़ें याद रहेंगी और किसी भी चतुर्भुज के मिलाओगे तो समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल याद हो जाएगी इससे, ठीक है। तो इसको बहुत कंठस्थ कर लेना है। सवाल किसी भी तरीके से बना सकते हैं क्योंकि ये त्रिभुज की रचना से संबंधित है ये। और जो त्रिभुज की रचना के लिए कितने जरूरी अंग होते हैं, कितनी क्या चीज़ें होती हैं, ये मध्य प्रदेश टेट परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो आपको अगले लेक्चर में मिलेगा। धन्यवाद। जय माता दी।